महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हापुड़ में ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सचिन नाम के आरोपी को पुलिस ने घटना के फौरन बाद पकड़ लिया था, जबकि दूसरे आरोपी शुभम ने थाने में सरेंडर कर दिया। हमले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें सफेद जैकेट में सचिन और लाल जैकेट में शुभम गुर्जर है। सचिन के पास से 9 mm की अवैध पिस्टल मिली है, जबकि शुभम के पास 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। आपको बता दें, पिलखुआ के छिजारसी टोल पर ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था और एक कार पर 4 राउंड फायर किए गए थे। इसकी जानकारी खुद ओवैसी ने ट्वीट करके दी थी। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख पा रहे हैं, जहां एक लाल जैकेट में नजर आ रहा है व्यक्ति, दूसरा सफेद जैकेट में नजर आ रहा है। ये दोनों वो अपराधी हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक का नाम सचिन बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे आरोपी का नाम शुभम बताया जा रहा है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इस घटना को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के कारण का पता तभी चल पाएगा जब पूछताछ होगी। साथ ही इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी। सर्वप्रथम जो AIMIM के जो प्रमुख हैं ओवैसी साहब, जो माननीय सांसद भी हैं, उनका एक ट्वीट आया कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है छिजारसी टोल प्लाजा के पास, और वो उनको कोई हानि नहीं हुई है। इस सूचना पे, इस ट्वीट पे तथा उनके पार्टी के लोगों ने तत्काल ये सूचना पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत वहाँ जितने भी लोग थे उसको एप्रीहेंड किया, और वहाँ के CCTV फुटेजेस को देखने के बाद से जो एक संदिग्ध व्यक्ति है उसको पकड़ा गया है। वो और उसके पास से एक वेपन भी बरामद हुआ है, और ये अपना नाम सचिन बता रहा है, जो कि बादलपुर गौतम बुद्ध नगर का थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और विस्तृत पूछताछ उससे चल रही है, और इसमें प्रथम दृष्टया 2 व्यक्ति फायरिंग करने में प्रकाश में आए हैं, और पूरे प्रकरण की जांच वहाँ IG पहुँच चुके हैं मेरठ के। वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी लाभप्रद सूचना जैसे ही मिलेगी हम आप सबको अवगत कराएंगे। जो वेपन बरामद हुआ है वो 9 mm बोर का है और अवैध पिस्टल है, और जो CCTV फुटेज देखने से दूसरे साथी के पास भी एक वेपन का होना देखा गया है। तो जब उस व्यक्ति को भी डिटेन किया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ के बाद से ही कारण का पता चलेगा, और सभी हमारे वहाँ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, और गहन जांच पड़ताल इस प्रकरण में की जा रही है। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग और माननीय सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को भी अवगत कराया जाएगा, शासन को भी अवगत कराया जाएगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे ये सूचना मिली, हमारे पुलिसकर्मियों ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में जो एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, और हम आगे जल्द ही इसका पर्दाफाश करेंगे। तो उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी और CM योगी से घटना की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वो किसी से नहीं डरते और कोई सिक्योरिटी भी उन्हें नहीं चाहिए। मैं सिक्योरिटी नहीं मांग रहा हूं। मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लिया हूं। मैं 1994 में MLA बना, 2 मरतबा का MLA हूं, 4 मरतबा का मैं सांसद हूं। मेरा मानना यह है कि देश की जनता को सिक्योरिटी की जरूरत है, और अल्लाह के फजलो करम से मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है दूसरों की तरह कि जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। मैं हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, अकेला फिरता हूं मैं, मगर ये ताकतें ऐसी हैं जो देश के लिए खतरा हैं, जो देश के रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इसका सीरियसली नोटिस लेंगे, और वो ये सोच ले कि अगर मेरी गाड़ी नहीं होती, किसी और पार्टी के MP गाड़ी होती तो क्या होता था फिर।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण खबर लगातार आपको पहुंचा रहा है। और कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गोरखपुर शहर सीट से वहां के भाजपा उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और इस नामांकन के बहाने भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहेगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ बंदिशें भी होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के बयानों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही गर्मी बढ़ा रखी है। कल यूपी की सियासत का बड़ा दिन है। सीएम योगी गोरखपुर शहर से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में सीएम योगी के नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उनके साथ रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए बीजेपी के टॉप नेताओं की रैली सियासी गर्मी बढ़ाएगी। गोरखपुर और आसपास के जिलों में पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को मेगा अफेयर में बदलना है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। 2017 में चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक सीएम के पास 31 लाख रुपए बैंक बैलेंस था। सीएम के पास 2 SUV हैं। इसके अलावा उन पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है। 2017 के हलफनामे के अनुसार योगी के पास 20 ग्राम कीमत के 49,000 रुपए के कान के कुंडल हैं और एक 10 ग्राम वजन की सोने की चैन रुद्राक्ष माला के साथ भी है। गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग कमरे आवंटित कर दिए गए हैं। सीएम योगी ADM वित्त के कोर्ट में नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स की तैनाती, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उनको प्रशिक्षण दिया गया है, ब्रीफिंग हो गई है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, मीडिया के लिए प्रबंधन, वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरा के नज़र में सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। सभी मतदान ROs और AEROs को भी प्रशिक्षण दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी गई हैं। सकुशल सुगम सभी प्रत्याशियों को सुगम व्यवस्था के साथ हम नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जो काम बीते 70 सालों में नहीं हुआ, वो बीते 5 सालों में हुआ। डबल इंजन की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि विकास के इन दावों पर विपक्ष ने प्रहार किया है। सीएम योगी ने दावा किया कि पिछले 5 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, जिसका नतीजा ये निकला कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार पर हमला करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकार में हुए दंगों के आंकड़े पेश किए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। वहीं सीएम योगी ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की कमी के कारण निवेश का माहौल बना है। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। वही प्रदेश अपनी परंपरागत छवि को बदलने में सफल हुआ। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर निवेश का एक अच्छा गंतव्य बना। पहला इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था तो उसमें हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU हमारे साथ हुए, जिसमें से हम लोगों ने
3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। चुनावी महीना है, ऐसे में सरकार के आंकड़ों पर विपक्ष का हल्ला बोलना लाजमी है। ऐसे में एसपी और बीएसपी के मुखिया ने योगी सरकार के आंकड़ों पर हमला बोला। जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। बरसों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार के आंकड़ों पर वार किया और विकास के कार्यों को शून्य करार दिया। योगी की सरकार के कामों में कोई दम होता तो योगी जी को दावे करने की आवश्यकता नहीं होती, योगी जी को हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं होती, कैराना का जख्म दिखा करके वोटों की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। खोखले दावे हैं, खोखले नारे हैं। सच ये है कि पिछले 5 साल में बेरोजगारी की दर उच्चतम दर पर बढ़ाई है योगी जी आपने। 2022 की जंग जारी है, ऐसे में सरकार और विपक्ष के वार पलटवार भी लाजमी है। अब तो 10 मार्च को जनता तय करेगी कि किसके दावों और वादों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।